जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नियरली रात को जंगल के अंदर शियाओ जिंगर से बात कर रहा था और शियाओ जिंगर ये समझ गई थी कि ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है और अब शियाओ जिंगर की बीमारी नियरली ही ठीक करने वाला है। अब इस बीमारी को ठीक करने की टेक्निक का नाम दाओविन टेक्निक है। अब नियरली उसके पैरों पर इस टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि शियाओ जिंगर को पहली बार कोई लड़का छू रहा है इसलिए वो बहुत शर्माती है, लेकिन तभी उसे दर्द होता है, जिस पर नीली कहता है कि इस टेक्निक पे शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसको सहन करना ही होगा। अब पैर की मसाज हो जाने के बाद शियाओ जिंगर उसे धन्यवाद कहती है और उसे बताती है कि उसके पैरों की तरह ही उसके बेली में भी दर्द है, जिसे सुनकर इस बार वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। लेकिन नीली फिर उसके वहाँ भी मसाज करता है और ये माहौल बहुत रोमांटिक सा हो जाता है। अब मसाज के बाद वो उसे आराम करने के लिए कहता है और उसे आश्वासन देता है कि अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और ब्रॉन्ज की रैंक 1 भी हासिल कर लोगी। अब फिर वो और भी बातें करते हैं, जिसमें शियाओ जिंगर उसे ये पूछ लेती है कि क्या वो जियून को पसंद करता है। अब इस पर नियरली हाँ कर देता है और ये सुनकर शियाओ जिंगर उदास हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या जियून भी तुम्हें पसंद करती है, जिस पर वो मना कर देता है और ये सुनकर शियाओ जिंगर हंसने लगती है। अब ऐसे ही मजाक मस्ती में वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन नियरली और उसके दोस्त दोनों क्लास में बैठे होते हैं, तभी शियाओ जिंगर क्लास में आती है और नियरली के पास जाने लगती है, जिसे देखकर सारी क्लास चौंक जाती है क्योंकि शियाओ जिंगर एक बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखती है और वो बहुत सुंदर भी है। सबको पहले तो यही लगता है कि जरूर नियरली ने ही कुछ गलत किया होगा और ये नियरली को डांटने उसके पास आ रही है, लेकिन तभी शियाओ जिंगर उसकी टेबल पर आकर एक लंच बॉक्स रख देती है, जिससे उसे खुद अपने हाथों से नियरली के लिए बनाया होता है। अब ये देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है। बाकी अमीर लड़कों को भी ये देखकर नियरली से जलन होने लगती है। अब शियाओ जिंगर नियरली के पास बैठकर लंच बॉक्स खोलती है और देखती है कि वो लंच बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। अब नियरली वो खाना खाने लगता है और अपने दोस्तों से भी पूछता है और उसके दोस्त उसे खाने के लिए लड़ने लगते हैं कि पहले कौन खाएगा, लेकिन ये सब देखकर उनकी क्लास का दूसरा लड़का शेन युई जल भुन जाता है क्योंकि शियाओ जिंगर की शादी उसके बड़े भाई शेन फाई से तय हो चुकी होती है। अब खाना खाने के बाद शियाओ जिंगर अपनी सीट पर वापस चली जाती है, जिसके बाद अब उनकी टीचर क्लास में आती है और नियरली और उसके दोस्तों से कहती है कि आज खास दिन है और तुम लोग क्लास में बैठकर पढ़ सकते हो। दरअसल आज स्कूल के डीन और उनके शहर के कुछ स्पेशल लोग क्लास इंस्पेक्शन पर आने वाले हैं और उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए वो सारे गरीब बच्चों को उनकी सीट पर बैठने की इजाजत दे देती है। अब जब नियरली सीट पर बैठ जाता है तो वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। वो 3 लोग इनविजिबल होकर वहाँ आए थे और वहाँ क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे और अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में पता कर रहे थे। तभी नियरली को अपने पीछे उनके होने का आभास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब उसकी टीचर उन्हें अलग अलग तरीके के मैजिक के बारे में पढ़ा रही थी, लेकिन नियरली को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत दिनों से सोया भी नहीं था, इसलिए वो क्लास में सोने लगता है। पीछे वो लोग जो क्लास का इंस्पेक्शन कर रहे थे वो नियरली को देखकर नियरली को बेकार स्टूडेंट समझने लगते हैं, क्योंकि इतने महंगे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी वो मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहा था। वही टीचर भी नियरली को सोते हुए नोटिस कर लेती है और तुरंत उसको डांटती है और अब जो उसने पढ़ाया वो सब क्लास को एक्सप्लेन करने को कहती है, जिस पर अब नियरली उस मैजिक पैटर्न को जो अभी टीचर ने पढ़ाया था उसको एक्सप्लेन करने लगता है और एक्सप्लेन करने के बाद कहता है कि ये तुम्हारी पैटर्न लड़ने के काम में नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत कमजोर है। वो इस मैजिक पैटर्न का मजाक फिर से उड़ाने लगता है और कहता है इससे तो सिर्फ पानी गर्म किया जा सकता है। अब सारी क्लास हंसने लगती है और टीचर का मजाक बन जाता है। वो फिर इस मैजिक पैटर्न के बारे में और ज्यादा नॉलेज देने लगता है और कहता है इस मैजिक फ्लेम पैटर्न को लाइटनिंग फ्लेम बर्स्ट पैटर्न से कॉपी किया है और कोई मूर्ख ही होगा जिसने इतने शक्तिशाली पैटर्न से कॉपी करने के बाद भी इतना कमजोर पैटर्न बनाया है। अब वो ये भी बताता है इसके बारे में बुक ऑफ लाइटनिंग के अंदर लिखा हुआ है। बुक ऑफ लाइटनिंग का नाम सुनकर सब बच्चे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ऐसी किसी बुक के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अब टीचर भी कहती है कि ये लड़का बकवास कर रहा है क्योंकि असल में उन्होंने कभी भी इस बुक के बारे में सुना ही नहीं, जिस पर अब नियरली ये कहकर उनका मजाक उड़ाने लगता है कि अगर कोई बुक आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तभी एक लड़का एक बुक को निकालता है और कहता है कि बुक ऑफ लाइटनिंग है और मैंने इसे लाइब्रेरी से प्राप्त की थी। अभी सुनकर टीचर का मुंह उतर जाता है और वो अपनी बात को संभालने और एंसेस्टर्स की इज्जत को बचाने के लिए ये कहने लगती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किस बुक में से कुछ कॉपी कर लिया हो, ऐसा तो सभी कर लिया करते हैं। जिस पर नियरली उन्हें गलत साबित करते हुए अपनी दलील रखता है कि किसी और की बुक से कॉपी करके अपनी बुक लिखना और उस पर अपना नाम दे देना रूल्स के खिलाफ है। आप जिन एंसेस्टर्स का इतना बखान कर रही हो वो कल्टीवेशन टेक्निक में एक्सपर्ट नहीं बल्कि कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट है। अब ये सुनकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टीचर के बचाव में एक अमीर बच्चा खड़ा होता है और अपने एंसेस्टर्स की इज्जत को बचाने के लिए वो कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने तो इसका क्रेडिट
ओरिजिनल राइटर को ही दिया होगा, लेकिन हम लोगों ने जैसे जैसे समय बीता अपने एंसेस्टर्स को ही इसका ओरिजिनल ओनर बना दिया। असल में वो एंसेस्टर्स की गलती को अपनी जनरेशन की गलती बता रहा है और एंसेस्टर्स की इज्जत को बचा रहा है, लेकिन नियरली भी इस बार उसकी बातों को अपनी बातों से काट देता है और उस अमीर बच्चे का ही मजाक बनकर रह जाता है। और अब टीचर भी गुस्से में आकर इस मैटर को खत्म करने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो कुछ नियरली कह रहा है वो सब सच है। पीछे बैठे तीनों एल्डर्स जब नियरली की ये बातें सुन लेते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि भले ही नियरली की सोल पावर कम हो चुकी है, लेकिन इसके पास कल्टीवेशन टेक्निक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है। एल्डर्स में से जो प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल को इस पर नजर रखने को कहता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब नियरली स्कूल के बाद बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है और टीचर जो नियरली से जल बुन गई थी वो स्कूल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से मिलती है और उनसे नियरली को बाहर निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि नियरली को बड़ों से बात करने की और एंसेस्टर्स की इज्जत करने की बिल्कुल तमीज नहीं है और इसलिए उसको स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल नियरली को सिर्फ डिसिप्लिन के बेसिस पर बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए अब वो टीचर मुंह लटकाकर ही वापस जाती है। लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि 2 महीने बाद नियरली की शर्त आने वाली है, जिसमें जब वो ब्रॉन्ज की रैंक 1 पर नहीं पहुंचेगा तो खुद ब खुद रिजाइन कर ही देगा। अब उसके जाने के बाद प्रिंसिपल नियरली के बारे में सोचते हैं और नियरली जैसे टैलेंटेड बच्चों को स्कूल से नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन अगर 2 महीने बाद वो शर्त हार जाता है तो उसे स्कूल से निकलना पड़ेगा, इसलिए इसके जुगाड़ करने के लिए वो उसे स्कूल के लाइब्रेरियन की जॉब दे देते हैं। दैट मीन्स अगर 2 महीने बाद वो स्कूल से निकल भी गया तभी वो स्कूल के अंदर रहकर लाइब्रेरियन के रूप में रह सकता है। वहीं जब ये बात नियरली के दोस्तों को पता लग जाती है तो वो नियरली के लिए बहुत खुश होते हैं और सब एक जगह बैठकर एक दूसरे से मजाक मस्ती करने लगते। अब नियरली फिर उन्हें सोल क्रिस्टल सिखाता है जिन्हें वो अपनी सोल पावर को चेक कर सकेंगे। अब सब बच्चे उससे जब ये कहते हैं कि स्कूल में एडमिशन के वक्त उन्होंने सोल पावर चेक करा ली थी, जिस पर नियरली कहता है कि जिस सोल क्रिस्टल से तुमने अपनी सोल पावर चेक कराई थी वो पुराना था, अब मैं नया सोल क्रिस्टल खरीद कर लाया हूँ, इससे तुम्हारी सोल पावर के साथ साथ सोल रील्म का भी पता चलेगा। अब सोल रील्म क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब फिर सब एक एक करके सोल क्रिस्टल को अपने हाथों में लेने लगते हैं और सबसे पहले नियरली का दोस्त जिसका नाम डूजे है वो अपनी सोल पावर को चेक करता है और उसकी सोल पावर 52 रैंक की निकल कर आती है। दैट मीन्स डूजे बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसकी सोल रील्म में लाइटनिंग और फायर एट्रीब्यूट दिखाई देता है, जो कि बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, और साथ ही एक किलिंग क्लाउड फॉर्मेशन भी दिखती है जो इसके लाइटनिंग एट्रीब्यूट को और पावरफुल कर सकती है। अब नियरली ये देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में कई जानकारी देता है और फिर डूजे को एक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाता है जिसको प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी रैंक्स जल्दी जल्दी बढ़ा सकता है और वो हर रैंक पर अपनी सेम रैंक वालों से ज्यादा ताकतवर होगा। अब डूजे इस टेक्निक को पाकर बहुत खुश होता है और नियरली को धन्यवाद करता है। अब लियू पाओ की बारी आती है और वो अपनी सोल पावर चेक करता है जिसमें उसकी सोल फॉर्म प्राइमल सोल फॉर्म आती है। ये सोल पावर बहुत रेयर होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। अब नियरली उसको भी एक शानदार कल्टीवेशन टेक्निक देता है और उसको पाकर लियो पाओ भी बहुत खुश होता है। उस टेक्निक को थोड़ी बार भी प्रैक्टिस करने से ही लियो पाओ बहुत आगे रैंक्स पे पहुंच सकता था। हालांकि वो बस ये चाहता था कि वो सिल्वर रैंक हासिल कर ले, लेकिन नियरली अपने मन में ये सोचता है कि इस टेक्निक से सिल्वर रैंक तो क्या, ये लेजेंडरी रैंक को भी आसानी से पा लेगा और ये टेक्निक लियो पाओ जैसे आलसी के लिए बहुत अच्छी थी। अब ऐसे करते करते सभी दोस्त अपनी अपनी सोल फोर्स के बारे में जानते हैं और अपनी बॉडी की सूटेबल जो टेक्निक है वो नियरली से पूछते हैं। फिर सबकी बारी आने के बाद नियरली अपनी सोल फोर्स जानने के लिए क्रिस्टल हाथ में लेता है और उसकी सोल फॉर्म जो सामने आती है उसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब सब बच्चों को नियरली की नॉलेज देखकर ये लग रहा होता है कि नियरली बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी सोल रियम का कोई एट्रीब्यूट आता ही नहीं और वो डिसऑर्डर फॉर्म में भी होती है। इस टाइप की सोल रियम सबसे कमजोर कैटेगरी में आती है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बेस्ट सूटेबल टेक्निक देखता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है जो किसी भी एट्रीब्यूट पर निर्भर नहीं करती और उसको प्रैक्टिस करने वाला हर तरह के एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस कल्टीवेशन टेक्निक की सबसे खास बात होती है कि जहां और ये कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करके लोग केवल एक ही डीमन सोल रख सकते हैं, वहीं नियरली इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके 7 अलग अलग तरह की डीमन सोल रख सकता है और हर बार जब भी वो एक नई डीमन सोल ऐड करेगा तब उसकी ताकत और कल्टीवेशन टेक्निक और आगे बढ़ जाएगी। इस टेक्निक का नाम होता है हेवनली पाथ कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक की बस एक ही कमजोरी है कि ये टेक्निक बाकी कल्टीवेशन टेक्निक के मुकाबले काफी स्लो है और इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से नियरली की प्रोग्रेस स्लो होगी। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद वो इसी टेक्निक को चुनता है और प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। अब बाकी बच्चे भी नियरली की बताई हुई कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करते हुए मेडिटेट करने लगते हैं। वहीं अब रात को हम जीवन को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर एक किताब पढ़ रही थी। अब ये सारे बच्चे जो मेडिटेट कर रहे थे उन्हें मेडिटेट करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिनों से वो स्कूल भी नहीं गए होते और शियाओ जिंगर उनको स्कूल न आते देख चिंतित हो जाती है। लेकिन टीचर और अमीर बच्चे नियरली का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसी
और उसकी इस नामुमकिन वाली शर्त पर हंसने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान 2 महीने में ब्रॉन्ज रैंक पर नहीं पहुंच सकता है। असल में ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंचने के लिए तो हमें अपनी रैंक 100 पर लानी होगी, लेकिन नियली की रैंक तो सिर्फ 5 थी। उसे ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंचने के लिए 95 रैंक्स बढ़ानी है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं अब नियली की इस शर्त की वजह से अमीर बच्चे बाकी गरीब बच्चों का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, और अब गरीब बच्चों के पास सिर्फ नियली ही एक सहारा बचा होता है, और नियली अब गरीब बच्चों की नाक कटने से बचा सकता था। वहीं मेडिटेट करते वक्त डूजी की आंख खुल जाती है और वो अपनी रैंक 87 पर अपग्रेड हुआ पाता है। वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंचने वाला है। अब फिर नियली भी कहता है कि हम सबको भी अपनी रैंक्स इंक्रीज करनी होगी, और जल्दी जल्दी रैंक्स इंक्रीज करने के लिए हमें स्पिरिट एलिक्सर्स की सहायता लेनी होगी। स्पिरिट एलिक्सर्स का यूज करके वो अपनी कल्टीवेटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पिरिट एलिक्सर्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और वो सब पैसे मिलाकर भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन नियली उनको चिंता ना करने को कहता है और उन्हें बताता है कि वो आज रात ही कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर ही लेगा, और फिर ये कहकर वो वहां से बाहर जाने लगता है। बाहर जाते वक्त रास्ते में उसे येन जियुन दिखती है, जो एक बुक पढ़ रही होती है। नियली भी वहीं खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।